साथियों, जैसा कि हम लोग आज फिर से प्रतिदिन की तरह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर की जो बिहार दरोगा की जो वॉल्यूम 1 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है उसका सेट नंबर 6 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे का सेट यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर की सेट को आप यदि देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का जो नाम रखा गया है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट करके रखा गया है। उस जो है प्लेलिस्ट में सारा जो है ये बिहार एसआई का जो है वॉल्यूम 1 का जो है वीडियो डाला जाएगा और सेट 5 तक का वीडियो उसमें डाला गया है। तो आप वहां जा कर के जो है बाकी के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट में 6 नंबर में क्या है। क्वेश्चन यहाँ जो है करेंट अफेयर से दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का वो पूछा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है पोषण पखवाड़ा योजना जो है 2025 चलाया गया था। देखिए पोषण पखवाड़ा योजना जो था वो 8 अप्रैल से लेकर के जो है 22 अप्रैल 2025 ईस्वी तक चलाया गया था। पोषण पखवाड़ा चलाने का मुख्य उद्देश्य था पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना। उसके बाद क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो अभी भारत का है वो अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट था, ये 1-2 फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है। खगोलीय वेधशाला किसे कहते हैं, तो देखिए खगोलीय वेधशाला जैसा कि ग्रह, पृथ्वी, सूरज और क्या कहते हैं बृहस्पति, ये सारा क्या है, ग्रह है। सूरज क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो इन सभी के विषयों में अवलोकन करने के लिए जो है खगोलीय वेधशाला की स्थापना किया जाता है। तो भारत में जो है अभी जो हाल फिलहाल में जो खगोलीय वेधशाला की स्थापना किया गया है वो छठा खगोलीय वेधशाला था और इससे पहले 5 और खगोलीय वेधशाला खोला जा चुका है। तो छठा खगोलीय वेधशाला जो था वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में स्थापना किया गया है और यह पूर्वी भारत का जो है पहला खगोलीय वेधशाला था। इससे पहले जो 5 खगोलीय वेधशाला था उसमें एक क्या कहते हैं लद्दाख में है, दूसरा क्या कहते हैं उत्तराखंड की नैनीताल में है, उसके बाद तीसरा राजस्थान की माउंट आबू में है, उसके बाद क्या कहते हैं चौथा जो है तिरुवल्लुर यानी कि ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या कहते हैं पांचवा जो खगोलीय वेधशाला है वो एक क्या कहते हैं पुणे में है। उसका नाम क्या कहते हैं, पुणे में है कुछ करके नाम, पुणे। पांचवा खगोलीय वेधशाला कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। तो याद रखना। और छठा खगोलीय वेधशाला कहाँ खोला गया है, पश्चिम बंगाल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षय रोग से पीड़ित वयस्क में मृत्यु के पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए जो है एआई मॉडल तैयार किया है। तो एआई मॉडल तैयार करने वाला यह जो है पहला भारत का राज्य बन चुका है, वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है। तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित करने वाला पहला देश बन गया है भारत। अब यह हाइड्रोजन ट्रेन जो विकसित किया है इसकी क्षमता कितनी है, 12,000 HP वाली ट्रेन है ये, ठीक है। और यह ट्रेन विकसित कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन इंजन को जो है विकसित किया गया है यानी कि बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ट्रेन इंजन चालू कहाँ किया जाएगा, तो यह ट्रेन इंजन को चलाया जाएगा हरियाणा में, ठीक है। कहाँ चलाया जाएगा, हरियाणा में सोनीपत में चलाया जाएगा। कहाँ चलाया जाएगा, हरियाणा के सोनीपत में चलाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 5 नंबर में है कि हाल ही में जो है सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है। तो ये भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली कमला देवी अरविंदन रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर का है। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत जो है सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है? तो ऑपरेशन कावेरी चला करके, किस प्रकार की ऑपरेशन? कावेरी ऑपरेशन चला करके जो है सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार इंडोलॉजिस्ट आंड्रे टुस्के की नई पुस्तक, अमेरिकी इतिहासकार का नाम क्या है? आंड्रे टुस्के, ठीक है। और इन्होंने पुस्तक जो प्रकाशन किया है वो पिकाडोर इंडिया कंपनी के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित किया है। और इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? तो भारत 5000 वर्ष का इतिहास इस पुस्तक का नाम है। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि पुस्तक का नाम क्या है। देखिए इस क्वेश्चंस में ही सारा बात दिया गया है। आंड्रे टुस्के नामक इतिहासकार था। कौन था? आंड्रे टुस्के। आंड्रे टुस्के नाम की जो है इतिहासकार था। वह कहाँ का था? प्रसिद्ध अमेरिकी था, ठीक है। तो ये इतिहासकार था, आंड्रे टुस्के नाम के व्यक्ति ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इससे हमें क्या पूछा जा सकता है कि किस प्रकाशन से प्रकाशित किया है? तो पिकाडोर इंडिया नाम के प्रकाशन से प्रकाशित किया है। पुस्तक का क्या नाम है? तो भारत 5000 वर्ष का इतिहास पुस्तक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्या है कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा प्रति परिवार को? तो यह जो है पंजाब की सरकार ने किया है। पंजाब की सरकार ने 10 लाख तक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया है, ठीक ना, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि हाल ही में जो है वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? याद रखना, व्यक्ति को नहीं, किस भारतीय संस्थान को मिला है हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है बॉस संस्थान को मिला है। किस संस्थान को मिला है? बॉस संस्थान को मिला है। यह भारतीय संस्थान है। यहाँ जो है वैज्ञानिकों का यह मंच है। यह कहाँ है? तो यह कोलकाता में स्थित है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। वैज्ञानिकों की संस्थान है, ठीक है, जिसे ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में जो है समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो समावेशी भारत शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है सेबी ने किस देश को की वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जैन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? जैन स्ट्रीट यह कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। क्वांटम ट्रेंडिंग कंपनी है। क्या है? क्वांटम ट्रेंडिंग कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। इसे वैश्विक ट्रेंडिंग जो है वो क्या करा है? प्रतिबंधित किया है सेबी ने प्रतिबंधित किया है। सेबी की स्थापना कब हुई है? सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्या है कि हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है 44वां यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। याद रखना है भारत में कुल कितने विरासत स्थल है? तो भारत में 44 विरासत स्थल है कुल मिलाकर। यूनेस्को की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब हुआ है, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछ लिया जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर में क्या है कि किस देश द्वारा जो है अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की है? तो यह सऊदी अरब देश द्वारा जो है लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है, कैपिटल यानी कि राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है वो रियाल है, ठीक है, याद रखना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर का क्या है
कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की मान्यता देने वाला पहला देश रूस बन चुका है। और अफगानिस्तान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। और रूस की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है? मॉस्को है। चीन की राजधानी पूछ लिया जाए तो कहाँ है? बीजिंग है। उसके बाद क्या कहते हैं, अमेरिका का राजधानी पूछ लिया जाए तो कहाँ है? वाशिंगटन है। और पाकिस्तान का राजधानी पूछ लिया जाए तो इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर में क्या है कि हाल ही में जारी जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 131 क्रम का है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कुल कितने देश को शामिल किया गया था? 148 देश पर जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। इस 148 देश में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 131वां है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? तो ये नोएडा नाम की शहर में जो है इस प्रकार की जो है विकास किए जाने की योजना है। अब देखिए, ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी जो विकास किया जा रहा है, यह किस योजना के तहत विकास किया जा रहा है? तो यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान है। ठीक है, मास्टर प्लान 2041 के तहत, मास्टर प्लान 2041 के तहत जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी का विकास नोएडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 17 नंबर में कि बीबीसी खिलाड़ी को, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो मनु भाकर नाम की जो है खिलाड़ी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है कि 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है। तो ये कहाँ खोजी गई है हमसे पूछा जा रहा है, तो मिस्र में खोजा गया। कहाँ खोजा गया है? मिस्र में खोजा गया। और मिस्र की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा, कहाँ है? काहिरा है। और यह काहिरा किस नदी के तट पर है अगर पूछ लिया जाए तो नील नदी के तट पर है। ठीक है। इटली की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो रोम है। चीन की राजधानी तो जानते हैं, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक है। अब हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्र खोजी गई है। यह कहाँ खोजी गई है? मिस्र में खोजी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो वनावरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में, यानी कि कमी के स्थान पर फर्स्ट स्थान पर रहा है। और सेकंड स्थान पर कौन? आंध्र प्रदेश रहा है। यह भी याद रखना है, सेकंड स्थान का कमी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर का है कि हाल ही में जो है बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुना गया है वो नियुक्त किया गया है मनोज वाजपेयी और क्या कहते हैं, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को, मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, गणतंत्र दिवस 2025, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल थे? तो बिहार की झांकी में जो दृश्य शामिल था वो भगवान बुद्ध के दृश्य भी शामिल थे और प्राचीन नालंदा महाविहार दृश्य भी शामिल थे। यानी कि ए भी था और बी नंबर का भी था। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक डी में दिया गया है। तो ये बिहार की झांकी में परिदृश्य शामिल था। और बिहार की झांकी का विषय क्या था, थीम क्या था? तो इसका विषय था नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरावृत्ति करना। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करना? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करना? पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। उसके बाद अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछ देगा कि अगर गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में झांकी का फर्स्ट स्थान किस राज्य का था? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी था उसका फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का फर्स्ट स्थान था।
उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था अगर पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय महाकुंभ 25 था। क्या था? महाकुंभ 25 2025 था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में क्या है, किस राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ सिक्किम की भी सीमा लगती है, भूटान के साथ असम की भी सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है, एक नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की प्रथम सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह K2 हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, अगर सेकंड सर्वोच्च चोटी पूछ लिया जाए तो सेकंड सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा है, सेकंड सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है सेकंड कंचनजंगा। लेकिन क्वेश्चंस में जो है हमसे भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है। देखिए, तीसरी सर्वोच्च चोटी जो भारत की है वो कौन सी है? नंदा देवी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7816 मीटर है। यह नंदा देवी कहाँ है? तो यह नंदा देवी जो है भारत की उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा जो है भारत की सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, किस सीमा पर? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा है। और क्या कहते हैं, यहाँ K2 का हमने बात किया था कि फर्स्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है भारत की, तो यह जो है POK में पड़ता है, यानी कि जम्मू कश्मीर पर वैसा भाग जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो उस हिस्सा में जो है K2 है। ठीक है, K2 किसका हिस्सा है? काराकोरम हिमालय की, काराकोरम नाम की ट्रांस हिमालय की हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना है। और यह नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? तो ये नंगा पर्वत जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर का क्या है, हमें सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, पश्चिम घाट को जो है वर्गीकरण कोपेन ने किया था, जलवायु वर्गीकरण, वो AMW के आधार पर। गंगा की मैदान को CWG कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में AS, यही वाला जो है प्रायद्वीपीय पठार को AS कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण नहीं किया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है कि मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ क्या होता है? स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देना, या नाइट्रोजन को अमोनियम में चेंज कर देना, या क्या कहते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देना। ठीक है, अब अमोनियम नाइट्रेट में क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि देखिए, जब पेड़ पौधा जो होता है वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, जब यह नाइट्रोजन जो है अमोनिया में चेंज हो जाए, या अमोनियम में चेंज हो जाता है, या नाइट्रेट के रूप में चेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो है अमोनियम नाइट्रेट को पेड़ पौधा जो है नाइट्रोजन के रूप में लेता है। इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। और यह सूक्ष्म जीव ही कर सकता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या कुछ पोषक तत्व होते हैं वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाता है। देखिए, यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या कर सकता है? दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर में है रेणुका बांध परियोजना। अब देखिए, रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह गिरी नदी पर है, गिरी नदी पर है। और यह गिरी नदी कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में। यह रेणुका बांध भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है।
अब यह गिरी नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस गिरी नदी पर रेणुका बांध स्थित है। अब यह गिरी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है यमुना। पोकली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो यह पोकली किस्म जो है चावल की किस्में है, इसकी पैदावार केरल की तटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? भंडार हमसे पूछा जा रहा है, उत्पाद नहीं पूछा जा रहा है। अब देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4 को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। यह सर्वोत्तम किस्म की लौह अयस्क है। किस प्रकार की लौह अयस्क है? सर्वोत्तम किस्म की लौह अयस्क है। इसमें 60 से लेके 72% मात्रा जो होती है वह लोहे की मात्रा होती है। अब हमसे लेकिन पूछा जा रहा है क्या कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो यह कर्नाटक में सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में क्या है कि भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह भाग्यम तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। एक बात यहाँ से और याद रखनी है कि भारत में जो भी तेल का उत्पादन होता है, देखिए भारत में जो तेल का उत्पादन या कहीं भी तेल का जो उत्पादन होता है वो दो क्षेत्र से होता है। दो जगह नहीं कह रहे हैं हम दो क्षेत्र कह रहे हैं। ठीक है, एक पहला क्षेत्र कौन सा होता है? अपतटीय होता है, और दूसरा जो होता है वो अभी तटीय क्षेत्र होता है। अभी तटीय क्षेत्र में, अभी तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र जहां लैंड से खुदाई यानी कि भूभाग पर खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? भूभाग यानी कि धरती पर खुदाई करके जो है वो क्या करते हैं? तेल का उत्पादन करते हैं, वो अभी तटीय क्षेत्र में आता है। और अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र में कौन आता है? जो समुद्र तल पर खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र तल पर खुदाई करके जो है तेल को हम लोग निकालते हैं, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। और यह अगर पूछा जाए कि भाग्यम तेल क्षेत्र जो है, यह तो हमसे यहाँ पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यह किस प्रकार का तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र है या अभी तटीय? तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अभी तटीय तेल क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि लैंड वाली भाग की खुदाई करते हैं। ठीक है, समुद्र तल वाले भाग की खुदाई नहीं करते हैं यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। और यह मीना जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह मीना जनजाति मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, टोडा जनजाति यह नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। गोंड जनजाति जो है गोंड जनजाति भूत प्रेत में जो है जंतर मंतर में ज़्यादा क्या करता है? विश्वास रखता है। थारू जनजाति दीपावली पर्व को जो है शोक पर्व के रूप में मनाता है। दीपावली पर्व को क्या करता है? शोक पर्व के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्या है? इकतीस नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? तो ये तीनों जो है अफ्रीका महादेश से होकर जो है गुजरती। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? देखिए क्या है, माना कि ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि मान लेते हैं मैप। अब देखिए पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं या इसी को इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। यह किस प्रकार की रेखा है? काल्पनिक रेखा है। अब यह 0 डिग्री पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाली भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
तो दक्षिण में जो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश खींचा गया है, उस 23.5 डिग्री के अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं। और उत्तर में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा खींची गई है, उस उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए फोन, इस इधर जो है ABCD यानी ऑप्शन जो दिया गया है, यह स्थानीय पवन का नाम दिया गया है और इधर स्थान दिया गया है मिलाने के लिए, और हमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फोन, फोन नाम का स्थानीय पवन जो है आल्पस पर्वत पर बहती है। बोरा नाम का स्थानीय पवन कहाँ बहती है, इटली में बहती है। लेकिन मिस्ट्रल यहाँ है ना, मिस्ट्रल राइन घाटी में नहीं बहती है, रोन नदी की घाटी में बहती है। कहाँ बहती है, रोन नदी की घाटी में। तो यही C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खमसीन जो है यह स्थानीय पवन यह भी है, मिस्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में क्या है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कैरेबियन सी है, यानी कैरेबियन सागर है। और दूसरा जो है वो सीमांत सागर कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में क्या है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है किस प्रकार की। तो अधिक मांग अगर हो जाए तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में निम्न में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो गिफिन वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग बढ़ जाती है और मूल्य में कमी होने से मांग भी कम हो जाता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सा घटक जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। मतलब उस क्या कहते हैं घटक को खर्च करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती है, उसे गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो रक्षा व्यय, वेतन तथा पेंशन व्यय, ब्याज अदायगी व्यय, ये तीनों व्यय पर क्या किया जाता है, इसे गैर योजनागत व्यय में रखा जाता है। इस तीनों प्रकार के व्यय को खर्च करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले इंपीरियल इंडियन बैंक का जो है, इंपीरियल इंडियन बैंक का नाम चेंज करके 1955 ईस्वी में SBI रखा गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मालथूसियन जो था यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। कौन था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। इन्होंने जनसंख्या से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में है कि संसार के अन्य देश के साथ किस देश को मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन की वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो भुगतान संतुलन। किसी भी देश का जो है वो अन्य देशों के साथ मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन को जो है, एक वर्षों के समस्त लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में डंपिंग शब्द किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो यह किसी भी चीज को जो है सीमांत लागत से कम कीमत पर अगर किसी विदेशी बाजार में बेचा जाता है तो डंपिंग शब्द का उस वस्तु के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि केपलर का तृतीय नियम। देखिए केपलर ने 3 नियम दिया। पहला नियम इन्होंने कक्षा संबंधित नियम दिया। दूसरा इन्होंने सेकंड नियम जो है क्षेत्रफल संबंधित नियम दिया। और क्या कहते हैं, तीसरा इन्होंने जो है थर्ड नियम जो इन्होंने दिया वो परिक्रमण काल का नियम दिया। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, टी वर्ग समानुपाती क्या हो जाएगा, आर या क्या कहते हैं घनत्व, आर या आर क्या कहते हैं, आर यानी कि त्रिज्या के क्या कहते हैं घन के समानुपाती हो जाएगा। तो इसका आंसर केपलर का तृतीय नियम हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी का वर्ग समानुपाती आर का क्यूब हो जाएगा, यानी कि घन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है
कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है? F बराबर G m1m2/r² है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यह क्या है? नियतांक है। अब देखिए G का मान क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का मान है, और यह जी का मान किसने दिया था? तो यह जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। यह भी बात आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम क्या है? F बराबर G m1m2/r² होता है, यानी कि F समानुपाती क्या होता है? m1m2 होता है, और F व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 क्या होता है? r² होता है। इसे जब समानुपाती हटाते हैं तो इसके जगह पर G नियतांक आता है, और G का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि यह जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, यह किसका SI मात्रक है? यह G का SI मात्रक है। G को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 गुना 10⁸ मीटर की दूरी जो है तय करेगी निर्वात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में क्या है कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला 360/θ-1 यह फॉर्मूला याद रखना है। दो दर्पण यदि हम रख रहे हैं समतल दर्पण का, उसके बीच माना कि अगर थीटा बराबर यानी 90 डिग्री पर रख रहे हैं तो 300 क्या करेंगे? 60/90 -1 0 से 0 9 चौके 36 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या 3 बनेगी। क्या बनेगी? 3 बनेगी। ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण है दो, उसे समांतर पे रख, जब दो समांतर समतल दर्पण यानी समांतर पर रखना है, समांतर में रख रहे हैं, तो समांतर में क्या हो जाएगा? समांतर मतलब यह ऐसे रख सकते हैं, दो लाइन एक आमने सामने रखते हैं, यानी समांतर में रख रहे हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री तो यानी 360/0 -1। अब 0 से अगर हम 360 में भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो होता है वह न्यूनतम ताप को कहते हैं। तो संसार का न्यूनतम ताप क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस संसार का न्यूनतम ताप है, उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से क्या है? न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि प्राश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? देखिए 3 प्रकार की ध्वनियां होती है। एक तो अपश्रव्य होता है, अपश्रव्य, सॉरी क्या हो रहा है, देखिए अपश्रव्य होता है, एक अपश्रव्य होता है, दूसरा क्या होता है? श्रव्य होता है, तीसरा प्राश्रव्य होता है, प्राश्रव्य होता है। इसकी जो आवृत्ति है अपश्रव्य की वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। लेकिन श्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
और प्रास्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। श्रव्य ध्वनि तरंग जो है, इस श्रव्य ध्वनि तरंग को जो है आवृत्ति जो होती है, इस श्रव्य ध्वनि तरंग को हम लोग जो है सुन पाते हैं, मनुष्य सुन पाता है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंग क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है, इसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अपश्रव्य को भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं सुन पाते हैं। अपश्रव्य ध्वनि को भी कुत्ता बिल्ली सुन पाता है और प्राश्रव्य ध्वनि को भी क्या सुन पाता है, कुत्ता बिल्ली, इसको सांप भी सुन पाता है, चमगादड़। अपश्रव्य ध्वनि को भी कौन कौन सुन पाता है, सांप भी इसे भी सुन पाता है, चमगादड़ सुन पाता है, क्या कहते हैं, इसी तरह कुत्ता बिल्ली, जो जो अपश्रव्य को सुन पाएगा वही प्राश्रव्य को भी सुन पाता है। ठीक है। भूकंप से जो उत्पन्न तरंग होता है वह किस प्रकार की तरंग होती है, अपश्रव्य होती है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा कि प्राश्रव्य ध्वनियां आवृत्ति हमसे पूछा जा रहा है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियां को प्राश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में क्या है कि ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो एक बात याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो चलता है वह एसी पर ही चलता है। ठीक है, याद रखना है, डीसी पर ट्रांसफार्मर कभी भी नहीं चलता है। तो डीसी वाला खत्म, आंसर होगा ही नहीं, डीसी वाला होगा ही नहीं, एकमात्र एसी वाला है, तो एसी वाला यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है जब, तब उसे क्या करता है, लो वोल्टेज में, और जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज का कार्य होता है तो ये दोनों कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। लेकिन किस प्रकार की करंट में करता है, तो एसी करंट में करता है। यहाँ वही बात कहा गया है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए यह ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर में, स्टील में लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो इसमें स्टील में लोहे के साथ कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं, तो देखिए कार्बन तो मिलाया जाएगा, क्रोमियम भी मिलाया जाता है और मैग्नीज भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या है कि ल्यूसाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था, तो रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ल्यूसाइट अगर आपके शरीर पे पड़ जाता है तो छाले हो जाएंगे, फफोला उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ल्यूसाइट। 50 नंबर में क्या है, मोती का मुख्य अवयव। तो मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसका क्या है, मुख्य अवयव है। 51 नंबर क्वेश्चंस में हमसे घटती अभिक्रियाशील क्रम में व्यवस्थित करने के लिए धातु को, घटती मतलब सबसे अधिक को पहले रखेंगे, उससे थोड़ा कम को रखेंगे, फिर उससे थोड़ा कम को रखेंगे। तो देखिए अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक इसमें क्या है, ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु जो है वह सोडियम है। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील वाला, ऑप्शन के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु जो है वो कॉपर है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 नंबर में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए जब क्या होता है कि अम्ल जो है वो क्षार से जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और साथ में क्या कर देता है, जल बनाता है। देखिए यह हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बनने वाले यौगिक कौन से हैं, तो इसमें लवण बन रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किस सेल में होता है, तो ये गैल्वेनिक सेल में होता है। विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में क्या है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है।
तो देखिए किसी भी प्रकार की अगर हम कार्य करते हैं जिसमें खुद ऊर्जा को यदि हम अपने भीतर लेते हैं यानी ऊष्मा को अपने भीतर लेते हैं तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, यानी कि ऊष्मा को भीतर लेना। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी कहते हैं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं और ऊष्मा को बाहर रिलीज करते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ अवशोषित कह रहा है यानी कि अंदर ले रहा है, यानी हो कौन जाएगा, इसका आंसर ऊष्माशोषी हो जाएगा। क्वेश्चन से क्या है कि डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है पूछा जा रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन क्षारक होता है, डीऑक्सीराइबो के बाद क्या कहते हैं फॉस्फेट समूह भी होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में क्या है कि प्राथमिक पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात कौन से तत्व है। तो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जो इसका हो जाएगा वो NPK हो जाएगा। NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटासियम हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए P फास्फोरस से क्या होता है कि फल फूल में वृद्धि होता है। पोटासियम से क्या होता है कि पौधे की जल संतुलन बना रहता है, पौधे में रोग क्षमता लड़ने की जो है वो शक्ति होती है। नाइट्रोजन में क्या होता है, जड़ों की विकास होती है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन से क्या है, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ए में क्या है कि केचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, तो यह अभिकथन गलत है। केचुआ क्या है, कृषि के लिए उपयोगी होता है, लेकिन यहाँ नहीं है कह रहा है, यानी कि गलत है। कारण आर क्या है कि केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देता है और उसे नरम बना देता है, तो यह भी बात सही है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को तोड़ देता है। लेकिन ए क्या है, गलत है, और आर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयुक्त होता है। देखिए बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, यह एक ऐसा उत्पाद है जो सूक्ष्म जीव के मदद से जो है इस प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें सूक्ष्म जीव एजोला हो जाएगा। अल्फा के मदद से भी जैव उर्वरक का निर्माण होता है। नीला हरित शैवाल के भी मदद से क्या होता है, जैव उर्वरक का निर्माण होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि नीला हरित शैवाल, एजोला, अल्फा। नाइट्रोलिन तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 59 नंबर में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज के एक अणु बनने में जो होता है वो कितने एटीपी खर्च होता है, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के ग्लूकोज के एक अणु बनने में जो है एटीपी का 18 एटीपी खर्च होता है। ठीक है, यह भी याद रखनी है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसमें क्या कहते हैं जल की, और प्लस ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। और यह कब होता है, यह जो है प्रकाश संश्लेषण जो है सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूरज की प्रकाश की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण का यह क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में क्या है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है, गर्म रुधिर वाले जंतु जो होता है वो अपने शरीर के ताप को समान बनाए रहता है कभी भी किसी भी परिस्थिति में। यानी गर्म रुधिर वाले वस्तु जो होता है बाहरी तापमान चाहे उसके शरीर से ज़्यादा हो चाहे उसके शरीर से कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने शरीर के ताप को समान तापमान बनाए रखता है। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा एक सा बनाए रहता है, यानी उसके शरीर का तापमान क्या होता है, हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में क्या है, हमसे विटामिन एक तरफ दिया गया है, विटामिन का रासायनिक नाम, और दूसरी तरफ उस विटामिन से होने वाले रोग का नाम दिया गया है।
और सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और यह विटामिन डी जो है अस्थि से रिलेटेड बीमारियों को जो है वो सही करता है, तो अस्थि रुग्णता ये सही है। राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, लेकिन बी2 के कमी के कारण बेरी बेरी नहीं होता है। विटामिन बी1 के कमी के कारण बेरी बेरी होता है। विटामिन बी2 के कमी के कारण जो है मुंह में क्या हो जाएगा, फफोला उत्पन्न हो जाएगा और क्या कहते हैं चमड़ा यानी कि त्वचा, एक तरह से कहा जाए त्वचा और उसके बाद क्या कहते हैं आँख में जलन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, जलन होने लग जाता है राइबोफ्लाविन यानी बी2 के कमी के कारण। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं और बी3 के कमी के कारण पेलाग्रा यानी कि चर्मदाह नामक रोग होता है। कोबालामीन, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं और विटामिन बी12 के कमी के कारण क्या होता है, रक्तलपता होता है। क्या होता है, रक्तलपता होता है, याद रखना है। तो हमें इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है हमसे पूछा जा रहा है। तो मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का चर्चा भाग 4 में है। इसकी चर्चा आर्टिकल में अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है और राज्य के नीति निर्देशक की चर्चा अगर पूछा जाए तो इसकी चर्चा जो है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक में है। अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए किस देश से भारत के संविधान में लिया गया है तो यूएसए की संविधान से लिया गया है। अगर राज्य की नीति निर्देशक पूछा जाए किस देश की संविधान से लिया गया है तो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की संविधान से जो है भारत की संविधान में लिया गया है। तो ये 3 पॉइंट याद रखनी है। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मौलिक अधिकार से भिन्न किस प्रकार है। देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह राज्य के अनुसार जो है व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक ना। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है, यानी आपको अगर किसी भी प्रकार की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस मौलिक अधिकार के लिए आप जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मौलिक अधिकार से ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 63 नंबर का कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य जो होता है वो विधानसभा के, यहाँ तो लिखा गया होगा ना, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में होता है वो नहीं होता है, याद रखना है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानमंडल कह दिया तो विधानमंडल का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है विधानमंडल का अर्थ विधान परिषद भी हो जाएगा। तो विधान परिषद का सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि सभी राज्य में 28 जो हमारे भारत के राज्य है 28 के 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य जो है निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं, यानी 2 नहीं होगा। नेक्स्ट 3 सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य सभी राज्य के लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, यूटी है, तो यूटी 2 ही, एक ऐसा यूटी है, एक क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर। 3 एक ऐसा यूटी है जिस यूटी में विधानसभा है और ये तीनों यूटी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये तीनों यूटी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे, ठीक है। तो याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्य के एक सदन यानी कि विधानसभा और क्या कहते हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। तो इस क्वेश्चंस के अनुसार आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
भारत 64 में क्या है, भारत जो है का प्रधानमंत्री मुख्य कौन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका, तो भारत का प्रधानमंत्री जो मुख्य होता है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है कानूनी विषय पर सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति। और अटॉर्नी जनरल का जो है किसी भी प्रकार की उम्र सीमा जो है वो निश्चित नहीं की गई है, इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर पद धारण किया रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इसे पद से हटा देगा, इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो है किसी भी प्रकार की जो है संविधान में उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अर्थ क्या हो जाएगा, यूपीएससी आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो कदाचार मुक्त होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और इस लोक सेवा आयोग जो होता है संघ लोक सेवा आयोग, इसकी जो है कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है, 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष होता है। इन 6 वर्षों में जो दोनों से पहले 6 वर्ष 6 और 65 वर्ष होता है, तो इन दोनों में से जो पहले हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद इसका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 6 वर्ष यदि पूरा हो जाए 65 आयु पूरा होने से पहले, तो 6 वर्ष पे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में क्या है कि यहाँ जो है समिति यानी सूची 1 दिया गया है, इधर गठित वर्ष दिया गया है समिति का। अब ये चारों का चारों समिति जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है, पंचायती राज से संबंधित है चारों का चारों समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। इन चारों के चारों समिति का जो सूची यहाँ दिया गया है वो सूची क्या है, सही दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। और चारों समिति किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर में, 68 नंबर में क्या है कि यहाँ संस्था का नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी स्थापना 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 में हुई थी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की स्थापना 2000 ईस्वी में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संथानम ने दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है और सचिव जो होता है योजना आयोग के सचिव इसका सचिव हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच जो है एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हिंदी का है, तो हिंदी में क्या है, इस गत्रे में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो मिठास। 71 में भी हिंदी का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में भी क्या है, हिंदी का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 73 में क्या है, इंग्लिश का है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 74 में क्या है, इंग्लिश है, इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। 75 में क्या है, इंग्लिश है, इसका भी आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसका 76 में क्या है, इंग्लिश है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 77 यहाँ से फिर क्या है, जीके का क्वेश्चन है। देखिए यूनेस्को में कितने सदस्य देश है, देखिए यूनेस्को में 193 टोटल सदस्य देश है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें क्या कहते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर में भारत के 44 स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में है, ये कागजी मुद्रा पहली बार जारी किसने किया था, चीन ने किया था। बैंक नोट पहली
बार जारी स्वीडन ने किया था। सर्वाधिक पशु वाला राज्य भारत है। शिक्षा को अनिवार्य किसने, पर्सा नामक देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बाफ्टा AR रहमान है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है। 80 नंबर में बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है, बिहार के 14 उत्पादों को GI टैग जो है वो मिल चुका है। तो कौन कौन से 14 उत्पाद है उसका जो है मैंने फोटो लेकर यहाँ अब देखिए ये बिहार का ही उत्पाद है। मरचा चावल 2023 में कृषि के श्रेणी में आता है। पश्चिम चंपारण का है जिसका GI उत्पाद मिला है। कतरनी चावल इसे भी बिहार का GI टैग। शाही लीची बिहार का है, GI टैग मिला है। मिथिला मखाना बिहार का है, GI टैग मिला है। जर्दालू आम बिहार का है, GI टैग मिला है। मगही पान बिहार का है, GI टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, GI टैग मिल चुका है। 8 में क्या है, भागलपुर सिल्क इसे भी मिला है। सुजनी कढ़ाई इसे भी मिला है GI टैग। सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट यह हस्तकला है, पश्चिम चंपारण की है, GI टैग मिला है। अपलिक सटवा इसे भी बिहार का है, GI टैग। सिलाव खाजा इसे भी। मंजूषा चित्रकला यह भागलपुर की है, इसे भी GI टैग। पत्थर कट्टी कला इसे भी क्या मिला है, बिहार का है, GI टैग। तो इस तरह 14 वस्तु था जिसे बिहार का था जिसे क्या मिला है, GI टैग मिला है। अब 81 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि 81 नंबर क्वेश्चंस में जो है भारत वैगन एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है ये मोकामा, बिहार की मोकामा विधानसभा में क्या है, स्थित है। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो है बिहार में जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कुछ है, उसका देखिए नाम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह केंद्र सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक उपकरण है, केंद्र सरकार में के नियंत्रण में है, बरौनी में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भी बरौनी में है, बिहार की बरौनी। रेलवे पहिया कारखाना यह बेला सारण में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना यह मधेपुरा में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना यह कहाँ, मढ़ौरा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में स्थित है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कुछ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 82 में ट्यूआर्थ के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है। तो दक्षिण बिहार का जो जलवायु वर्गीकरण ट्यूआर्थ के अनुसार है वो AW है। और क्या कहते हैं, कोपेन के अनुसार भी दक्षिण बिहार की जलवायु AW ही है। देखिए जैसा कि यहाँ क्या है कि ये कोपेन की है ना, कोपेन उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को दो भाग में बांटा है। जलवायु के आधार पर उत्तर बिहार को उन्होंने CWG कहा है, दक्षिण बिहार को AW कहा है। किसने, ये कोपेन ने। ट्यूआर्था ने उत्तरी बिहार को CAW कहा है, दक्षिण बिहार को इसने भी AW कहा है। थार्नवेट ने जो है उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW कहा है और शेष बिहार को CAW कहा है। ठीक है, तो याद रखना है, कुछ इस तरह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में क्या है कि भारतीय सम्राट है ना, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित था। ठीक है, और यह हर्षचरित किसने लिखा था, तो हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट लिखा था। ये कौन था, तो ये हर्षवर्धन के राज कवि था। ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस बादशाह के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो हिंदू सेनापति सर्वाधिक औरंगजेब के काल में थे। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। तो यह मेरठ षड्यंत्र केस में जो है 3 अंग्रेजों को जो है षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अब देखिए ये ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर हुआ, तो ताशकंद समझौता, यह ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
और यह उज्बेकिस्तान एक देश है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ये 1915 ईस्वी में जो है यूएसएसआर से अलग हुआ। यूएसएसआर यानी कि रूस से क्या हुआ है, अलग हुआ है। पहले क्या था, रूस का ही यह सदस्य था, रूस का ही सदस्य देश था, लेकिन अभी क्या हुआ है, खुद अलग देश है यह। अब देखिए क्या है कि ताशकंद समझौता हुआ था, क्यों हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। इस युद्ध को खत्म करने के लिए, शांति वार्तालाप के लिए ताशकंद में समझौता हुआ था। उस समय क्या कहते हैं, भारत के जो पीएम थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और राष्ट्रपति जो उधर से आया था पाकिस्तान से, वो अयूब खान आया था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ था, वो 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 66 में। 65 में पाकिस्तान युद्ध हुआ और 66 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। महलवारी बंदोबस्त क्या था, राजस्व भूमि टैक्स था, राजस्व भूमि टैक्स था। यह जो था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर इस प्रकार की टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स में क्या करता था, मुखिया करता था क्या, कि मुखिया जो भी होता था वो किसान से टैक्स ले लेता था, और किसान से लेने के बाद इस टैक्स को मुखिया जो था अंग्रेज को दे देता था। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटना के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्र की हार हुई थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरुआत हुई और 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन हमको 1941 ईस्वी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला क्या है, हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण। हिरोशिमा पर एटम आक्रमण जो हुआ था वो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था, लेकिन 41 यहाँ है ना, तो ये वाला तो नहीं होगा इसका जवाब। अब 2 नंबर में जर्मनी का रूस पर आक्रमण, तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1941 में किया था, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जापान जो है वो पर्ल हार्बर पर आक्रमण 1941 ईस्वी में कर दिया था, और यह पर्ल हार्बर क्या था, हवाई द्वीप पर स्थित था। कहाँ स्थित था, हवाई द्वीप पर स्थित था। यह किसका अंग था, यूएसए का अंग था पर्ल हार्बर। तो इस पर किसने आक्रमण किया, जापान ने आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी के जवाब में जो है यूएसए जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, और 9 अगस्त को कहाँ गिराया था, पाकिस्तान के ही नागासाकी शहर पर, नागासाकी शहर पर गिराया था, नागासाकी शहर पर गिराया था। ठीक है, अब इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर में क्या है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो कब किया गया था, तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1863 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन कौन थे, यूएसए के जो था वह राष्ट्रपति था। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रपति उस समय था 1863 के आसपास। ठीक है। अब 91 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, इस मैथ क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा। 92 में भी मैथ का, इसे भी खुद बनाइएगा। 93 में माध्यिका है, इसे भी खुद बनाइए। 100 नंबर में क्या है, रीजनिंग है, इसे भी आपको बनाना है। 99 में क्या है, मैथ है, इसे भी बनाना है आप ही को। 98 में मैथ है, इसी को भी आप ही को। 97 में भी मैथ ही है, 96 में भी मैथ ही है, 95 में भी मैथ है, उसके बाद 94 में भी मैथ है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेट 7 में जो है फिर से पढ़ेंगे।